नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की तिथि हुई घोषित। आपको बता दें 20 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। 20 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। तो आपको अहम खबर उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की तिथि हुई घोषित। 20 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की तिथि हुई घोषित। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की तिथि हुई घोषित। 20 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की तिथि हुई घोषित। आपको बता दें 20 मई को खुलेंगे पवित्र गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून से है, जहां वर्ष 2014 के बाद बुधवार को सचिवालय देहरादून में पहली बार मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड भाषा संस्थान की बैठक हुई। आपको बता दें वहीं संस्थान की प्रबंध कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की ओर से प्रथम बार लोक भाषाओं व लोक साहित्य में कुमाऊनी, गढ़वाली, अन्य उत्तराखंड की बोलियों व उपबोलियों पंजाबी एवं उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन व अनवरत साहित्य सेवा एवं हिंदी में उत्कृष्ट महाकाव्य, खंड काव्य रचना तथा कथा साहित्य व अन्य गद्य विधाओं के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की। इसके साथ ही गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी 3 लोक भाषाओं तथा हिंदी भाषा में 4 नवोदित उदयीमान लेखकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। वहीं आगामी मई माह में भव्य समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट साहित्यकारों को उक्त पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। खबर नैनीताल से है। एटीआई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में चल रहे सेमिनार में विशेषज्ञ हिमालयी क्षेत्र में विकास के मॉडल और कैरिंग कैपेसिटी पर चिंता करेंगे। हिमालयी इकोसिस्टम के शहरीकरण व विकास पर आधारित इस सेमिनार में नेपाल, भूटान, कोरिया, जापान समेत हिमालयी राज्यों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार में कैसे हिमालयी इलाकों में विकास का मॉडल तैयार होगा, साथ ही पहाड़ों की टूरिज्म के साथ कैरिंग कैपेसिटी और उन शहरों में सुविधा विस्तार पर चर्चा होनी है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान ही 40 लाख लोग पहुंच रहे हैं और टूरिज्म के दौरान लाखों लोग अन्य पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। वहीं चिंता जाहिर की गई है कि जोशीमठ जैसा हाल अन्य स्थानों पर न हो और यातायात, पानी, सीवर की समस्या से निजात मिले। इस पर आज सोचना जरूरी है और जो स्मार्ट सिटी के तौर पर शहर विकसित हो रहे हैं उनमें प्लानिंग और पॉलिसी मजबूत बने। काफ़ी प्रेशर हम लोगों के यहाँ टूरिस्ट का है। उस हिसाब से पार्किंग की समस्या है, पानी की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है। तो ये सब इन सॉल्यूशंस को किस तरह इनका, क्योंकि इनके रेडीमेड सॉल्यूशंस जो है अभी तो है नहीं, तो इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा कि कैसे सर्विसेज को ठीक करें, डिसेंट्रलाइज करें या रेगुलेट करें या न्यू टाउनशिप्स के डेवलपमेंट हो। तो इन सभी चीज़ों पर जो हिमालय की इकोसिस्टम का सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे, फ्रेजिलिटी भी ना हो और साथ ही साथ हम लोगों के टूरिज्म और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। What kind of cultural assets are there? A cultural sensitivity होना चाहिए. You cannot build a city by removing some very important cultural assets. For example, temples or monasteries or all these historical cultural assets have to be preserved because they will also serve as
attractions for tourists. Then we have to look at also how we protect our agricultural land. We cannot simply go on building, houses on agricultural land, because we have very limited agricultural land in the mountains in particular. So food security is very important. And if we keep building, on agricultural land, we are going to miss out on food production. So that is also very important. And then greenery. We have to protect the forests around, settlements. If there are no trees, we have to plant them, and we have to beautify our cities. पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि अगर नदियों का इकोलॉजिकल कैरेक्टर बदल जाएगा ना। देखिए, जब इसमें स्टोन्स हैं, जैसे ब्रिक्स होते थे और बड़े बड़े बोल्डर्स होते थे, तो पानी धीरे धीरे जाता था, ठीक है, और पानी नीचे परकुलेट करके एक्यूफर में चला जाता था, तो पानी ख़त्म नहीं होता था। अब क्या है, पत्थर निकाल दिए, सैंड निकाल दी, सारी की सारा पानी तेज़ी से बह के बाहर निकल जा रहा है, और सॉइल भी उसके साथ जा रही है, तो पानी नहीं रहेगा यहाँ पर। आपके जो चश्मे हैं, आपके स्प्रिंग्स जो हैं, वो ड्राई अप कर जाएंगे। ये है सबसे बड़ा चक्कर। खबर लक्सर से है, जहां गोवर्धनपुर स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में प्रशासन द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर में पूर्व विधायक कंवर प्रणव चैंपियन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल, तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ, ग्रामीणों की समस्याएं इन लोगों ने सुनी। निवर्तमान विधायक चैंपियन ने कहा कि सरकार जनता के द्वारा तहत बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर आयोजित कराया गया है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में मौजूद निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी विष्ट ने कहा कि सरकार महिलाओं के विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि शिविर में आई शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। 50 से अधिक शिकायतें आई हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई होगी। विधायक बनने से पूर्व भी आई कैंप अपने महल में लगवाते आए हैं। जन सुविधा, जन सेवा करना हमारा लक्ष्य रहा है, और जब आधिकारिक रूप से विधायक के पद पर आए तो रेगुलर हमने कैंप्स लगवाने शुरू किए हैं, बहुउद्देशीय शिविर। उसी की श्रृंखला में विगत सप्ताह खानपुर विधानसभा क्षेत्र का शिविर त्रुटिवश लक्सर में लग गया था। मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था, और तभी जाकर के आज ये शिविर खानपुर क्षेत्र में मंडी परिसर में लगा है। देखिए साहब, ये जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे पशुपालन हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे कृषि हो, चाहे कोई भी विभाग आप ले लीजिए, बाल कल्याण का हो, महिला कल्याण का हो, ये सब लोक कल्याण से रिलेटेड विषय हैं ना, हमारे सरकार द्वारा चलाई गई हैं। उनसे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं। कालांतर में भी आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो किसी सरकार में नहीं मिला, और इसीलिए उनको जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि एक महिला जब काम करती है तो परिवार को बहुत स्ट्रांग करती है। बच्चों को पढ़ाने का काम हुआ, घर को समृद्ध करने का काम हुआ, ये महिला के हाथ में होता है। तो महिलाएं अगर हमारी सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, रोजगार उनके हाथ में होगा, तो बच्चे आगे भी बढ़ेंगे और प्रगति होगी देश की, प्रदेश की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। महिलाओं के साथ मिलकर के मैं कैंप पहले भी लगाती आई हूँ, और बहुत लोगों ने उसके लाभ भी लिए हैं। एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रकार की जो सेवाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उनका यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए थे, और इसके अतिरिक्त जो शिकायतें थी पब्लिक की, लगभग 30 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर्ड भी हुई हैं। इसका उद्देश्य यही था कि इस क्षेत्र में, दूर दराज का क्षेत्र है, पिछला जो शासन के स्तर से बहुउद्देशीय शिविर लगा था, कुछ लोग नहीं आ पाए थे, तो क्षेत्र जनता की मांग थी कि एक शिविर तहसील प्रशासन के स्तर से भी लगाया जाए। तो उसी के क्रम में आज अपनी अध्यक्षता में मेरे द्वारा यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर लश्कर से है। आपको बता दें, जहां केएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल इस्माइलपुर में बुधवार को स्कूल का स्थापना दिवस पूरी धूमधाम से मनाया गया। इसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, साथ ही दर्शकों को घंटों तक बांधे रखा। वहीं पूर्व दर्जाधारी ठाकुर संजय सिंह ने विशिष्ट अतिथि मनीष चौधरी, अजय वर्मा और महेंद्र धीमान के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि हमारी शिक्षा हमारे आने वाले कल को तय करती है। उन्होंने राष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों में शिक्षा के साथ ही संस्कार को जरूरी बताया।
जिला पंचायत क्षेत्र में जो सेवा के भाव में यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में बच्चों को जो बाहर जाने में दिक्कत होती है, लोकल में इतना अच्छा स्कूल उन्होंने मेंटेन कर रखा है, तो मैं बधाई दूंगा अपनी ओर से कि बहुत अच्छा कार्य यहाँ इस क्षेत्र में कर रहे हैं। नसीब समझता हूँ कि आजकल की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में भी लोगों जन नेताओं को भी स्कूल में आने का मौका देते हैं, और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ KS पब्लिक स्कूल से उनके प्रिंसिपल साहब का और धीमान साहब का, चंद्रपाल जी का, जो खुद एक शिक्षक हैं। और मेरा तो स्कूलों से बहुत पिछले 6-7 सालों से अच्छा नाता मैंने जोड़ लिया है, क्योंकि मुझे एहसास है कि स्कूलों में किस तरह की समस्याएं हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए भी रोकती हैं, और उनमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका अभाव है। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उन जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करूं, और जो चीज़ें अभाव हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। देखिए, आजकल जो है ना, शिक्षा का इस समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। अनपढ़ व्यक्ति गंवार होता है और पशु के समान होता है। तो समाज को पढ़ा लिखा करके अच्छा नागरिक बनाना ही हमारा नैतिक दायित्व है, और इस दायित्व का निर्वहन हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा बच्चों के हित में जो भी अच्छा होता है उसको करने का हमेशा प्रयास करते हैं, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ तहजीब और शिक्षा के साथ संस्कार जो है बच्चों में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षा तो है लेकिन संस्कारों की बहुत कमी है। खबर रुड़की से है, जहां जिला पंचायत भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने बताया कि गुरुवार से प्रदेश में चलो गांव घर घर चलो अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं अभियान के तहत ओबीसी समाज के लोगों को पार्टी के लिए एकजुट किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहा है। 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस मना रही है। इसी दिन इस अभियान की भी शुरुआत होगी। यह अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान में 50,000 परिवार जुड़ेंगे। सामाजिक समरसता के तहत घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए निर्णय लिए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से ही राफेल देश को मिला है। 70 साल के बाद बिजली घर घर पहुंची है। 70 साल के बाद कश्मीर से धारा 370 हटी है। 500 साल बाद राम मंदिर बना है। मोदी ने देश को बहुत कुछ दिया है। पूरे देश में जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान लेकर के इस विषय को नीचे धरातल पर उतारने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की टीम बना करके नीचे सक्रिय रूप से पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे ही उत्तराखंड में हम लोगों ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर, आदेश पर हम लोगों ने यहाँ पर अपनी टीम बनाई है, और इस टीम को कल 6 तारीख से लेकर के जो हमारा स्थापना दिवस है तब से लेकर के 14 तारीख तक हम लोगों ने अपने विभिन्न कार्यक्रम बनाए हैं, और हमारे प्रदेश में समरसता दिवस के रूप में भी हम उसको मना रहे हैं। कल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। उसी स्थापना दिवस पर जो ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो ये हिस्सा है, ये अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने शीर्ष नेताओं को लेकर घर घर चलो गांव-गांव चलो, जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं ओबीसी के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, वो हम हर एक गली तक, हर एक गांव तक ये जानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है। खबर रामनगर से है। नशेड़ियों पर लगातार चोरी की घटना नशेड़ी दे रहे हैं, जहां कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं नगर के कई इलाकों में भी नशे का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। वहीं नशेड़ियों पर अंकुश न लगने के कारण लगातार चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसके चलते ग्राम मंगलार में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार की रात अज्ञात नशेड़ी युवकों ने स्कूल की पेयजल लाइन को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही लोहे के पाइप व अन्य सामान चोरी कर ले गए। आपको बता दें कि सुबह स्कूल पहुंचे प्रधानाचार्य कमलेश कोठारी ने देखा कि स्कूल की पाइपलाइन चोरी होने के साथ ही ताले टूटे पड़े हैं, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी। प्रधानाचार्य का आरोप है कि स्कूल में पहले भी 6 बार चोरी हो चुकी है। मैं 2010 में यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद से 6 बार यहाँ पर चोरी हो चुकी है।
और उसमें स्कूल का अंदर पंखा ग्रिल काट के ताले तो कितने बार तोड़ दिए हैं। रात चोरी हुई, क्या क्या सामान गया? वर्तमान में जो हुई है वो रात में 3 बजे चोर आया है, बाथरूम का ताला तोड़ के अंदर घुस के बीड़ी सिगरेट शराब की बोतलें भी एक आध मिली हमें, और पीछे नल तोड़ गया। पूरा खाना पीना बाधित हो जाता है बच्चों का। पानी की भी दिक्कत? पानी की भी बहुत दिक्कत है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितनी बार रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड के नेतृत्व में तहसील में एसओसी कार्यालय में चकबंदी अधिकारी का घेराव कर घाड़ क्षेत्र में हो रही चकबंदी में भारी घोटाले का विरोध किया। वहीं क्षेत्र के बेलकी, मसाई, इब्राहिमपुर, निवादा जैसे कई ग्रामों के दर्जनों ग्रामीण व ग्राम प्रधान इसमें शामिल रहे। किसानों का कहना है चकबंदी के द्वारा घाड़ क्षेत्र के कई गांवों में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ चकबंदी अधिकारियों द्वारा भारी धांधली की जा रही है। इसी मामले को लेकर दर्जनों किसान आज भारतीय किसान यूनियन रोड के अध्यक्ष पदम सिंह रोड के नेतृत्व में एसओसी कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध किया। साथ ही साथ किसानों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। रामपुर, मसाईकला, बेलकी, नाथपुर, हलजोरा और निवादा और ये अपने जितने भी कुछ गांव हैं, इनमें चकबंदी में घोर जो भ्रष्टाचार चल रहा, उस विषय में आज हम चकबंदी दफ्तर में और चौधरी पदम सिंह रोड जी के सानिध्य में आज यहाँ पर मिले हैं, ताकि जो हमारे गांव में और जो दूसरे गांव हैं उनमें जो भी चकबंदी में भ्रष्टाचार चल रहा वो उससे मुक्त हो हमारे गाँव, और जो सही तरीके से जो चकबंदी हो हमारे गाँव में। कुछ हमने प्रश्न रखे, अगर इसमें हमारा समाधान होता है तो ठीक है, और नहीं तो पूरा गांव इकट्ठा होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा। अन्य गांव के लोग भी आएंगे और साथ में अन्य गांव के हजारों ट्रैक्टर, बुग्गी सब कुछ लेकर हम अपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम करेंगे सभी मिलकर। बहुत बढ़िया खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के सभी जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। वहीं बनी कार्यकारिणी के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित मंडल अध्यक्षों ने मां गंगा का पूजन किया और चुनाव में कांग्रेस की जीत हो इसके लिए मां गंगा से प्रार्थना की। आपको बता दें कि महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जनता के लिए हमारे द्वारा अच्छे कार्य किए जाएंगे। विधायक मदन कौशिक के 22 साल के कार्यकाल को लेकर सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जिस व्यक्ति को जनता ने 22 साल दिए उनके द्वारा अवैध प्रॉपर्टी और नशे का कारोबार बढ़ाया गया। इन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का हमारा प्रयास रहेगा। ये आपके सामने है, हरिद्वार की जनता के लिए, हरिद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। 22 साल जवाब दो, 22 साल ये हमारा नारा रहेगा। जिस व्यक्ति को 22 साल आपने दिए हों, प्रॉपर्टी, शराब, स्मैक, दारू और भी जो अनैतिक कार्य हैं, क्या क्या इस हरिद्वार में हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे उसके लिए कांग्रेस काम करेगी। लोकसभा में कांग्रेस जीतेगी। खबर पौड़ी से, जहां तहसील के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक आरोप में पैसे से एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। वहीं क्षेत्र के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुदामा सिंह रावत ने बताया कि विकासखंड कोट के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की के पिता ने राजस्व विभाग को तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। आपको बता दें कि आरोप है कि आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ जबरन शारीरिक शोषण करने के साथ ही किसी को ना बताने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। राजस्व उप निरीक्षक देवरानी ने बताया कि नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर आरोपी महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्व क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया था कि एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति जो महेश कुमार नाम का, इसके द्वारा उसको भगाया गया, उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया था, जिसमें मामले में
में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है धारा 376, 366 क और 506 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में किया गया है। मेडिकल परीक्षण से भी किया गया है लड़की का, और जिसमें भी उक्त मुकदमे की पुष्टि होती है, धाराओं की पुष्टि होती है। अभियुक्त को जो है राजस्व टीम ने जो है गिरफ्तार कर जो है आज जो है उसको न्यायालय में पेश कर दी। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही, और आगे आप देखिए के न्यूज का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।